हेलो गाइस, माई सेल्फ यशानवी अग्रवाल। वेलकम टू शिवा अकेडमी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जो कि हमारा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी। इसके बारे में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। मैंने इसकी 4 वीडियोस बनाई हैं जो कि इसके 4 पार्ट हैं क्योंकि और हर एक पार्ट को हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। बेटा आपको नोट्स चाहिए होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, वरना आप सिंपली इसका स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं। और हमारी वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप कीजिए देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और ये आपको देखने मात्र से ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं उसका परिचय बताऊंगी। बिना परिचय बताए इसे आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी इज़ अ पैरामाउंट फॉर एनी सोसाइटी। जो पब्लिक ऑर्डर और ट्रांसक्विलिटी है एक पैरामाउंट है, मतलब कि किसी भी सोसाइटी के लिए सुप्रीम है। द गवर्नमेंट नीड्स टू एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और जो गवर्नमेंट है उसे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक पीसफुल वातावरण रहे, शांतिपूर्वक वातावरण रहे, तभी तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या हैं इसके। A. Liability of executive magistrate on behalf of state government to maintain public order and peace। सबसे पहली बात, ये लाइबिलिटी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। क्या लाइबिलिटी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की? जैसे कि डीएम, एसडीएम, इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे समाज में जो है वातावरण सही रहे, पीसफुल रहे। तो वो क्या करेंगे? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे और पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करने का ड्यूटी है किसके बिहाफ पे? स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। अब कंडीशन, बी पॉइंट, इट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द स्मूथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द सिटीजन टू एंजॉय लिबर्टी एंड फ्री स्टेट ऑफ माइंड। ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी रहे। क्यों ज़रूरी है? अगर अशांति फैली रहेगी तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी आराम से, और लोग अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी को सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सही से एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे उसका। अब मैं आपको कंडीशंस बताने वाली हूँ। 4 कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 पार्ट्स हैं इसके, हर एक में हम हर एक डिस्कस करेंगे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ डिस्क्राइब है। सबसे पहले मैं बता दूँ चैप्टर 10 में ये डिस्क्राइब है क्या? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी और सीआरपीसी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट हम अनलॉफुल असेंबली, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं मैं पार्ट ए पढ़ाने वाली हूं जो कि अनलॉफुल असेंबली है। पार्ट बी में पब्लिक न्यूसेंस जो कि हमारा सेक्शन 133 से 143 तक है। फिर पार्ट सी में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंड डेंजर, सेक्शन 144 ये पढ़ाने वाली हूँ। और पार्ट डी में डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ये पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सेक्शन 145 से 148 तक। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। आप इसको, चाहे आपका पब्लिक न्यूसेंस का टॉपिक आए, चाहे अनलॉफुल इसका है, पार्ट डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 99% जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और पब्लिक न्यूसेंस वाला पार्ट बी एंड पार्ट डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, अनलॉफुल असेंबली, जो कि हमारा है सेक्शन 129 से 132 तक। Section 141 of IPC Unlawful Assemblies. An unlawful assembly is a group of 5 or more than 5 persons that have a common object and engaged in illegal acts as compelling a person to do unlawful acts. जो अनलॉफुल असेंबली है वो हमारी आईपीसी में डिफाइंड है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 141 में। और सेक्शन 141 क्या कहता है? जो अनलॉफुल असेंबली है वो ग्रुप होता है 5 लोगों का या फिर 5 से ज़्यादा लोगों का, जिनका ऑब्जेक्ट तो कॉमन होता है और वो एक इलीगल एक्ट्स में जो है पार्टिसिपेट किए हुए होते हैं। ये होती है अनलॉफुल असेंबली।
आर्टिकल 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल असेंबली परमिट्स एज फंडामेंटल राइट। हम जो है लॉफुल असेंबली बना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम जैसे कोई हमने असेंबली बनाई, 5 मेंबर्स हैं, लॉफुल एक्ट्स कर रहे हैं, तो वो हमारा राइट है, हम कर सकते हैं। अब उसी में ही हमारी पत्थरबाजी हमने कर दी, वायलेंस क्रिएट कर दिया, उस टाइम वो हमारी अनलॉफुल असेंबली में काउंट होगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 129(1) ऑफ CRPC। क्या कहता है ये? एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट officer in charge of police station SO and in absence of SO any police officer not below the rank of SI may command to disperse and it shall thereupon be the duty of the member of such assembly to disperse according। इसका मतलब ये है, जो सेक्शन 129(1) का ये कहता है कि अगर एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल बन जाती है या वो शुरू से ही अनलॉफुल असेंबली रहती है, तो उस कंडीशन में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है और जो ऑफिसर इंचार्ज को क्या देगा? ऑर्डर देगा पुलिस स्टेशन का या फिर SO को। अगर SO नहीं है तो किसी और ऑफिसर को जो कि SI की रैंक, सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, उससे उसकी ऊपर वाली रैंक को ऑर्डर देगा कि आप जाकर वहाँ पर जाकर भीड़ को डिस्पर्स कीजिए, डाइवर्ट कीजिए कि आप, ठीक है। ये कहता है, क्या कहता है सेक्शन 129 से? कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा किसको? पुलिस स्टेशन इंचार्ज को, जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं रहेगा, उससे बिलो नहीं रहेगा, कि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, वहाँ पर जाकर बात करने के लिए। सेक्शन 129(2) क्या कहता है? इफ़ सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स एंड नॉट शोन इंटेंशन ऑफ डिस्पर्स, अगर वो असेंबली डिस्पर्स नहीं हुई, सेक्शन 129(2) ये कहता है अगर वो असेंबली डिस्पर्स नहीं हुई या ना ही वो ऐसा इंटेंशन दिखाती कि उसका कोई इंटेंशन है डिस्पर्स होने का। डिस्पर्स मतलब अपने अपने घर जाने का, उसे धरने को रोकने का, ना ही ऐसा इंटेंशन दिखाती, तब क्या होगा? दे मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स एंड मे रिक्वायर ऑफ एनी मेल पर्सन बट नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ एनी आर्म फोर्स। तो उस कंडीशन में जो पुलिस में से कोई भी गया हो, SO गया हो, SI गया हो, कोई भी गया हो, वो जाकर वहाँ पर किसी भी मेल, अगर उसे ज़रूरत है तो वो किसी भी मेल मेंबर की वहाँ से हेल्प ले सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो आर्म फोर्स में इंक्लूड ना हुआ हो। हेल्प फ्रॉम सोसाइटी प्रेजेंट ओवर देयर, वहाँ पर जो भी लोग हैं जो कि अनलॉफुल असेंबली के हिस्से नहीं हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। एंड इफ़ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनमेंट फॉर लिमिटेड बिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्स ऑफ सच असेंबली, अगर पुलिस को ऐसा लगता है उस टाइम की शांति बनाने के लिए वहाँ पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अरेस्टिंग की ज़रूरत है और कन्फाइनमेंट की ज़रूरत है। अब अरेस्ट और कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, अरेस्ट होता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अगर अरेस्ट करेगा पुलिस वाले तो फिर वो वारंट के बाद ही छोड़ेगा, बेल पे ही छोड़ेगा, सॉरी। और कन्फाइनमेंट होता है लिमिटेड पीरियड के लिए, कि लाकर डिटेन कर लिया उस पर्सन को बस, ठीक है, और ऐसे फिर छोड़ दिया सिर्फ शांति बनाने के लिए। ये प्रोसीड, अगर अरेस्ट करेगा तो प्रोसीड बाय प्रोसीडिंग छूटेंगे, और अगर कन्फाइनमेंट करेगा तो सिंपली छूट जाएंगे। ओके, एंड दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो पनिश भी हो सकते हैं लॉ के द्वारा। इफ़ एनी ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग IPC सेक्शन 149 दिस अनलॉफुल असेंबली, IPC 149 ओनली अनलॉफुल असेंबली 2 ईयर प्लस पेनल्टी, अगर वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है तो उस कंडीशन में उस पर वो चलेगी, प्रोसीडिंग्स चलेंगे, चार्जेस लगेंगे, और उसको जो है जो वहाँ पर जो पर्सन्स हैं उन्हें 2 साल की सज़ा और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। सेक्शन 130 क्या कहता है? यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, मतलब सेक्शन 129 हमारी ये बात करता है बच्चों, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पीस को मेंटेन करना स्टेट के बिहाफ पर, तो वो किसको ऑर्डर करेंगे?
पुलिस को ऑर्डर करेंगे, सिविल फोर्सेस को ऑर्डर करेंगे, और सिविल फोर्सेस जाकर वहाँ पर क्या करेंगी, ट्राई करेंगी कि ये जो भीड़ एकत्रित हुई है उसको डिस्पर्स करने की, हटाने की वहाँ से कोशिश करेगी। अगर वो कोशिश हमारी इन सब चीज़ों के बाद भी नाकाम हो जाती है, तब जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है, वहाँ का डीएम जो है, एसडीएम जो है, वो क्या करेगा, आर्म फोर्स को उस टाइम बुलाया जाएगा। सेक्शन 130 यूज़ ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब क्या यूज़ है आर्म फोर्स का असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए? सेक्शन 130 सब क्लोज 1 क्या कहता है, इफ़ कैन नॉट, इट कैन नॉट बी, इट है बेटा ये, it cannot be otherwise dispersed and it is necessary for the public security, then higher rank executive magistrate it should be dispersed who is present may cause it is to be dispersed by the armed force। अगर उनसे डिस्पर्स नहीं हो रही पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक पीस के लिए, तो उन्हें आर्म फोर्स को डिस्पर्स करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, डीएम ऑर्डर टू फोर्स एक्सेप्ट टू कमांडर ऑफ फोर्स टू एग्जीक्यूटेड इट। डीएम जो है ऑर्डर करेगा फोर्स को, किस लिए करेगा, वहाँ पे शांति बनाने के लिए। सेक्शन 130 का 2 क्या कहता है, इफ़ इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन in order to disperse the assembly or to have them punished according to law। अगर उन्हें वहाँ पर ऐसा लगता है, सेक्शन 132 क्या कहेगा, आर्म फोर्स रुकेगी। अगर आर्म फोर्स को ऐसा लगता है कि ऐसे ये नहीं मानने वाले, ऐसे डिस्पर्स नहीं होने वाले, तो उस कंडीशन में भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर उन लोगों को कन्फाइन कर सकते हैं। सेक्शन 130 का 3 जो है सब क्लोज, वो क्या कहता है, ऑफिसर शैल यूज एज लिटिल फोर्स एंड डू एज लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। सेक्शन 130 का जो 3 है वो ये कहता है कि वहाँ पर जो आर्म फोर्स हमारी जाएंगी वो ये नहीं कि एकदम से गोलियाँ चलाना शुरू कर देंगी या फिर हैवी फोर्स यूज़ करना शुरू कर देंगी, ऐसे नहीं। पहले बहुत लिटिल बिट जो है, बहुत ज़्यादा कम जो है अपनी फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर नहीं मानेंगे वे लोग, वहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, उसके बाद वो अपनी फोर्स धीरे 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 बढ़ाती रहेगी। अब बेटा मैं तुम्हें बता दूं आर्म फोर्स और सिविल फोर्स क्या होती है। आर्म फोर्स बेसिकली होती है आर्मी सेंट्रल फोर्स, जो कि हमारे ये सीआरएफ होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। और सिविल फोर्स होती है जैसे पुलिस और होम गार्ड्स। बट फोर्स मस्ट बी इन बैलेंस, इन दोनों में से कोई सी भी फोर्स हो लेकिन वो बैलेंस में होनी चाहिए, ये मस्ट है। सेक्शन 130 हमारा क्या कहता है, ये कहता है सिंपली अगर मैं बताऊँ कि अगर हमारे जो पुलिस फोर्स जो है, सिविल फोर्स जो है वो नाकामयाब हो जाती है, तो अब आर्म फोर्स को बुलाया जाएगा। आर्म फोर्स जो है उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है, कन्फाइन भी कर सकती है पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए, और वो स्टार्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा कम फोर्स अपनी यूज़ करेंगी। अब सेक्शन 131 पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेस ऑफिसेज टू डिस्पर्स असेंबली। अब इनकी जो है आर्म फोर्सेस की पावर्स क्या है डिस्पर्स करने के लिए असेंबली को। इफ़ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज़ अपसेंट एंड नॉट कम्युनिकेटेड, अगर हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो अपसेंट है और कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दे कैन नॉट वेट फॉर द ऑर्डर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, दे शैल प्रोसीड टू डिप्लॉय फोर्स टू डिस्पर्स सच असेंबली। तो उस कंडीशन में जो हमारी आर्म फोर्स है वो ये अनलॉफुल असेंबली को के लिए उन पे फोर्स करने के लिए उनका ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, कि इनका डीएम के ऑर्डर का कि अब हमें क्या एक्शन लेने हैं, वो अपने दिमाग से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से वो कर सकती हैं उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अगर ये समझ लो, अगर उन्होंने सोचा कि जब डीएम के ऑर्डर आन दो तो इतनी देर में जो है हमारी जो अनलॉफुल असेंबली है वो बहुत ज़्यादा हिंसकात्मक रूप ले सकती है। ये समझ लो एक सिटी से वो दूसरे सिटी में जाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसे। वैन कम्युनिकेटेड, अगर कम्युनिकेट हो जाता है, उनसे बातचीत हो जाती है हमारे डीएम साहब से, इट बिकम प्रैक्टिसेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड शैल ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अगर उनसे कम्युनिकेट हो जाता है हमारे डीएम से, तो हमारी आर्म फोर्स को उनके ऑर्डर पे ही एक्शन लेने पड़ेंगे, वरना अगर नहीं होता तो वो खुद भी ले सकते हैं।
अब जो है 2 कंडीशंस आई हैं, अगर मैंने तुम्हें चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। सीरियस सिचुएशन फॉर पब्लिक पीस ड्यू टू अनलॉफुल असेंबली, नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 2 कंडीशन हमारी निकल कर आई हैं इसमें। अब सेक्शन 130 क्या कहता है हमारा, ये बेटा मैंने ओवरव्यू लिखा है कि जिस्ट क्या है इसका ग्रीन स्केच से। gives the authorities to the right to use force to disperse the unlawful assembly when it needed in the interest of maintaining public security। अगर पब्लिक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें आर्म फोर्स की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। हम डीएम को राइट है कि वो आर्म फोर्स यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 131, दिस सेक्शन हैज़ बीन इनेक्टेड इन ऑर्डर टू ले डाउन द प्रोविजन टू मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी इन द केस व्हेन नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी रीच्ड सो दैट द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी कैन बी मेंटेन मोर इफिशिएंटली। सेक्शन 131 का मकसद ये है, अगर हमारा डीएम से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, वो पहुंच नहीं पा रहे हम उन तक, तो उस कंडीशन में हम क्या अपनी जो क्या कहते हैं वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है उस कंडीशन में जो हमारी आर्म फोर्स है वो अच्छे से इफ़िशिएंटली तरीके से मेंटेन कर सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स अंडर प्रोसीडिंग, सेक्शन 132 अब हम पढ़ेंगे। ओनली फॉर बोनाफाइड्स एक्ट विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। जो ये पुलिस गार्ड्स हमारे और सिविल फोर्सेस हम यूज़ करेंगे वो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के होंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर। आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं। आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके जो दोस्त होंगे उन्हें जो समझ नहीं आ रहा होगा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।